नाउ वी डिस्कस अबाउट द पेलिकल। व्हाट इज़ द पेलिकल? एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो क्रोमोसोम है इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने स्टडी किया न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एक सेल के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे हम प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेम ऐसा ही एक कंसेप्ट है कि हर एक क्रोमोसोम के सराउंडिंग में उसे बांधे हुए एक मेम्ब्रेन होती है। तो एक क्रोमोसोम को बांधे हुए आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है या आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे क्या नाम दिया गया है? द नेम ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम इज पेलिकल। इसे पेलिकल नाम दिया गया है। बट जब हम इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं एंड भी जब हम स्टेन को यूज़ करके इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं तो इसमें ये स्टेन नहीं हो पाता। तो कई साइंटिस्ट जो हैं इसके पेलिकल के होने या न होने पर थोड़ा डाउटफुल है। सम साइंटिस्ट फेवर द व्यू दैट पेलिकल इज प्रेजेंट एंड पेलिकल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द क्रोमोसोम, बट फ्यू साइंटिस्ट आर नॉट फेवर बिकॉज दे डू नॉट स्टेन और नॉट क्लियरली सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सुस्पष्ट न दिखने के कारण या किसी प्रकार के स्टेन से स्टेन अभिरंजित न होने के कारण इसकी प्रेजेंस को हम पुष्टि नहीं कर सकते, हम श्योर नहीं हो सकते कि पेलिकल प्रेजेंट होती है। बट एक इमेजिनरी जो मेम्ब्रेन है, एक इससे माना जाता है कि जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्रोमोसोम की क्या है? पेलिकल है। इट मे पॉसिबल कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन जो न्यू टेक्निक डेवलप है उससे इसका जो स्ट्रक्चर है या पेलिकल का होना या ना होना क्लियर हो जाए। बट एट नाउ अभी तक की जो सिचुएशन है वो पेलिकल के बारे में कुछ साइंटिस्ट फेवर में है, कुछ साइंटिस्ट नहीं है। डेट्स वाई इसको हम स्टडी करते हैं कि भाई पेलिकल जैसी एक इमेजनरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि क्रोमोसोम की आउटर मोस्ट लेयर है। पेलिकल के बाद आता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को भी अगर हम किसी अभिरंजन से या किसी स्टेन से एक्सचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स भी स्टेन नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पेलिकल के अंदर जो एक सब लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है, जैसा कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ऐसा ही कुछ सेमी सॉलिड या फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस क्रोमोसोम के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है जो कि पेलिकल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। तो एक ये भी जो मैट्रिक्स है इसे भी किसी मैट्रिक्स को भी किसी स्टेन से अभी तक स्टेन नहीं किया गया है और इसकी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी पुष्टि नहीं की जा चुकी है। बट ये है कि एक नॉन जेनेटिक सब्सटेंस है जो कि पेलिकल मेम्ब्रेन इसे घेरे रहती है। तो ये जो पेलिकल है मैट्रिक्स है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल भी नहीं है, ना ही किसी स्टेन से स्टेन हो पाते हैं। बट एक इमेजनरी कंसेप्ट है कि आउटर मोस्ट लेयर पेलिकल होती है, देन उसके बाद में क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। नाउ वी कम ऑन थर्ड पॉइंट विच इज़ अ क्रोमेटिड और क्रोमोनिमा। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि एक जो क्रोमोसोम है, एक जो गुणसूत्र है वो छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ होता है, या हम कहें कि एक जो क्रोमोसोम है वो दो धागों से मिलकर बना हुआ है। दो धागे आपस में लिपट के इस तरह से गुथ के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं लाइक दिस, ऐसे। तो जो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो कितने क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा से मिलकर बना हुआ है? अ सिंगल क्रोमोसोम इज कॉन्स्टिट्यूट और मेड अप बाय 2 क्रोमोनिमा और 2 क्रोमेटिड। यानी एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमोनिमा और 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जो क्रोमेटिड है ये सेंट्रोमियर कि दोनों तरफ हम इजीली इसे देख सकते हैं। अगर सेंट्रोमियर यहाँ प्रेजेंट है किसी क्रोमोसोम में तो ये भी ओपन होंगे तो इस तरह से इजीली 2 क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा हमें दिखाई देंगे क्रोमोसोम में। इन द इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस में आपको पता है ड्यू टू द हाइड्रेशन या जल की उपलब्धता के कारण क्रोमोसोम क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। डेट्स वाई जो सेंट्रोमियर बीच में और उससे जो ब्रांचेस के फॉर्म में क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा हमें निकले हुए दिखाई देते हैं। इसी समय अगर एक क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है तो ये इक्वल लेंथ के होंगे, सब मेटासेंट्रिक है तो ये एक तरफ छोटे होंगे एक तरफ लंबे होंगे। टीलोसेंट्रिक है तो सेंट्रोमियर बीच में यहाँ लास्ट कॉर्नर पे दिखाई देगा। एक्रोसेंट्रिक है तो जे शेप में दिखाई देंगे। ओके, तो ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रोमियर की क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसे क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी शेप भी अलग अलग हो जाती है या अलग अलग हमें दिखाई देती है। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा से मिलकर बना हुआ है और मैंने आपको ये भी बताया कि इस तरह से आपस में कॉइलिंग फॉर्म में होते हैं, तो क्या क्रोमोनिमा या क्रोमेटिड जो है ऑलवेज कॉइलिंग फॉर्म में ही होते हैं? इट मे बी पॉसिबल कि ऑलवेज जो क्रोमोनिमा या क्रोमेटिड हैं ये कॉइलिंग फॉर्म में भी हों। एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा की जो कॉइलिंग या आपस में
एग्रीगेट या संयोजित होने का जो तरीका है वो दो तरह का हो सकता है, जिसे हम कहते हैं पैरानेमिक और प्लैक्टोनेमिक। किसे कहते हैं? पैरानेमिक एंड प्लैक्टोनेमिक। दो सिचुएशन में हम इसे कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इज पैरानेमिक एंड सेकंड इज प्लैक्टोनेमिक। ओके, जो पैरानेमिक है, पैरानेमिक में क्या होता है, जैसे एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ही इसी तरह से दूसरा क्रोमोसोम आके इससे ऐड हो जाए तो उसे हम पैरानेमिक कहते हैं, लाइक दिस। इसके ऊपर ही दूसरा, यानी दो क्रोमेटिड इस तरह से अगर एक दूसरे को ओवरलेप, इस तरह से ओवरलेप फॉर्म में है तो दिस कंडीशन ऑफ गैदरिंग क्या कहलाएगी? पैरानेमिक। लेकिन प्लैक्टोनेमिक में क्या होता है, ये एक कुंडलित या ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस। तो ऐसा माना जाता है जो पैरानेमिक जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग गैदरेशन नहीं है, जबकि जो प्लैक्टोनेमिक है इससे जो इसमें जो क्रोमेटिड हैं ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं। बेसिकली जो पैरानेमिक मेथड है ये काफ़ी कम पाया जाता है और जो प्लैक्टोनेमिक है ये काफ़ी अधिक पाया जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्गनेस। अब वो जब हम कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ईच क्रोमोसोम इज मेड अप बाय 2 क्रोमेटिड और क्रोमोनिमा, and now next concept is clear that each chromonema is made up by 8 microfibril। तो एक क्रोमोसोम किससे मिला है, मिलके बना है? 2 क्रोमेटिड या क्रोमोनिमा से मिलके बना है। एंड ईच क्रोमेटिड और क्रोमोनिमा इज मेड अप बाय 8 माइक्रोफाइब्रिल। तो इसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटिड प्लस क्रोमेटिड, यानी एक क्रोमोसोम जो 2 क्रोमेटिड से मिलके या 2 क्रोमोनिमा से मिलके बना है, और हर एक जो क्रोमेटिड है वो कितने से माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना है? 8 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम है 16 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली माइक्रोफाइब्रिल क्या है? माइक्रोफाइब्रिल जो है 60 to 100 एंगस्ट्रॉम मोटिव होते हैं और ऐसा माना जाता है कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हैं। 60 to 100, 60 से 100 एंगस्ट्रॉम या 60 to 80 एंगस्ट्रॉम मोटिव होते हैं और ऐसा माना जाता है कि एक माइक्रोफाइब्रिल जो है एक डीएनए की सिंगल हेलिकल है, यानी डीएनए का ये हेलिकल फॉर्म में है। तो इस तरह के 8 डीएनए के हेलिकल फॉर्म मिलकर क्या बनाएंगे? एक क्रोमेटिड बनाएंगे। यानी वहाँ पे एक जो माइक्रोफाइब्रिल है वो एक नेकेड डीएनए की हेलिकल फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। ओके, डीएनए की डबल हेलिकल जो है, इसमें अगर हम नेकेड है, इसकी थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम, यानी एक डीएनए की जो थिकनिंग है इसकी 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी एक डीएनए की मोटाई। अगर हम 8 की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 20 to 8 कितना हो जाएगा? वो इसके 8 की मोटाई होगी। ओके, इसके चारों तरफ प्रोटीन कवरिंग भी पाई जाती है और प्रोटीन कवरिंग के साथ जब हम डीएनए की थिकनेस की बात करते हैं तो हो जाती है 30 to 40 एंगस्ट्रॉम। नेकेड डीएनए कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम का है। प्रोटीन थिकनेस के साथ कितना हो जाएगा? 30 to 40 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ओके, यानी 8 जो हैं इस तरह के 30 to 40 एंगस्ट्रॉम वाले जिनमें प्रोटीन कवर प्रेजेंट है डीएनए के क्रोमेटिड को फॉर्म करते हैं, क्रोमेटिड को बनाते हैं। और एक क्रोमेटिड या एक माइक्रोफाइब्रिल और दूसरे माइक्रोफाइब्रिल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 25 एंगस्ट्रॉम। तो इस कैलकुलेशन के बिहाफ पर हम एक क्रोमेटिड की थिकनेस को हम निकाल सकते हैं। यानी 8 माइक्रोफाइब्रिल हैं, एक माइक्रोफाइब्रिल को हमने एक नेकेड डीएनए की फॉर्म में माना है जिसकी मोटाई है 20 एंगस्ट्रॉम। इस 20 एंगस्ट्रॉम की जो मोटाई है इसको अगर इसमें प्रोटीन कवर प्रेजेंट हो 30 to 40 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा और एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच में जो गैप है वो कितना 25 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। तो इसके बिहाफ पर हम डीएनए की जो थिकनेस है, क्रोमेटिड या क्रोमोसोम की थिकनेस है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्णक कणिकाएँ या वर्णिकाएँ। क्रोमोमियर एक्चुअली होता क्या है कि जब मियोसिस चाइल्ड डिवीज़न होता है उस समय जो क्रोमोसोम हैं क्रोमोनिमा पर एक लीनियर फॉर्म में, रेखीय क्रम में कई डार्क स्टेन्ड मोती जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर की प्रेजेंस की वजह से क्रोमोसोम ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की माला हो। जो बेलिंग साइंटिस्ट थे इन्होंने 1928 में
स्टडी किया और बताया कि क्रोमोमियर्स वो जगह है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल या जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोमियर को क्या है, बेसिकली क्रोमोमियर जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, जैसे क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम पे डार्क स्टैंड मोती की फॉर्म में कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये जो डार्क स्टैंड मोती की फॉर्म में संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, क्रोमोमियर है। और बेलिंग ने कहा था कि क्रोमोसोम पर जो क्रोमोमियर है, ये क्रोमोमियर की वो जगह है जहाँ इस पर डीएनए पाया जाता है। तो क्रोमोमियर किसको इंडिकेट कर रहा है, क्रोमोमियर जो है डीएनए के पाए जाने के स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहा है। मीन्स क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए का पाया जाना, वहाँ पर एक डिस्क की फॉर्म में, एक मोती की फॉर्म में एक संरचना प्रेजेंट होती है जो कि इसको डीएनए को सुस्पष्ट करती है, क्लियर करती है उसकी पोजीशन को, जिसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। ओके। और इसी ऐसा नहीं है कि भाई बाकी क्रोमोसोम में कहीं डीएनए नहीं हो सकता, बाकी क्रोमोसोम में भी डीएनए होता है, बट यहाँ जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो एक कंडेंस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होगा। यहाँ जो डीएनए होगा कैसा होगा, एक सघन रूप में कंडेंस, सबसे ज़्यादा डीएनए यहाँ पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। जहाँ क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उसी जगह को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली मेटाफेज जो क्रोमोसोम होते हैं, जब उसमें क्रोमोसोम की लंबाई को देखा जाता है, उसकी स्टडी किया जाता है, तो क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में एक जगह ऐसी आती है जहाँ क्रोमोसोम की लंबाई कुछ धसी हुई होती है, कुछ कंस्ट्रक्टेड होती है। तो जहाँ क्रोमोसोम की लंबाई धसी हुई है लाइक दिस, ये क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा थिन क्रोमोसोम दिखाई देगा। तो जहाँ क्रोमोसोम पूरी लंबाई में उसकी यूनिफॉर्मली थिकनेस ना होके एक जगह ऐसी आती है जहाँ क्रोमोसोम है धसा हुआ होता है, संकीर्ण होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है, तो उस जगह को हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। ओके। तो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है एक दबा हुआ एक कम थिकनेस वाला एरिया है जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम पे सेंट्रोमियर की बिहाफ पर ही क्रोमोसोम की शेप को डिसाइड किया जाता है। एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन को ही डिपेंड करते हैं। तो सेंट्रोमियर ही क्या है, सेंट्रोमियर क्या बताता है, जिसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो क्रोमोसोम की शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि क्रोमोसोम कैसी शेप के प्रेजेंट होंगे। बेसिकली सेंट्रोमियर हो या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो, इसे काइनेटोकोर के नाम से भी जाना जाता है या काइनेटोकोर भी इसे कहा जाता है। ओके। काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर ये एक ही बात है। जब इसे पॉजिटिव फ्यूज़न से स्टेन किया जाता है तो जो डीएनए की, जहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है वहाँ पर सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन स्टेनिंग होती है, और जहाँ डीएनए प्रेजेंट नहीं होता वहाँ सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन स्टेनिंग नहीं होती है। बेसिकली एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही सेंट्रोमियर होता है, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम जो है बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक को हम डिफ्यूज सेंट्रिक भी कहते हैं, और चौथा है असेंट्रिक। अगर किसी क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे मोनोसेंट्रिक। अगर किसी क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहेंगे बाइसेंट्रिक या डाइसेंट्रिक। सेंट्रोमियर समझ गया ना आप, क्या एक क्रोमोसोम में एक धसा हुआ जो जगह है, अगर एक ही जगह पर है तो मोनोसेंट्रिक, 2 जगह पर है तो बाइसेंट्रिक या डाइसेंट्रिक, 3 जगह पर है तो उसे हम ट्राइसेंट्रिक कहेंगे। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा होती है तो उसे हम डिफ्यूज सेंट्रिक भी कहते हैं। अगर 3 प्रेजेंट तो ट्राइसेंट्रिक के साथ साथ हम डिफ्यूज भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्रोमोसोम ऐसा है जिसमें सेंट्रोमियर है ही नहीं तो उसे हम कहते हैं असेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पर ये पॉसिबल, ये ऐसा नहीं है कि भाई एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, एक क्रोमोसोम के अंदर एक से ज़्यादा भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात हमने कर ली, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर की बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर क्या है, जो हायर कैटेगरी के प्लांट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब सेंट्रोमियर की स्टडी की जाती है तो सेंट्रोमियर स्टैंड एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसका जो सेंट्रल भाग है वो डार्क स्टैंड होता है, जबकि जो परिधीय भाग है, पेरिफेरल भाग है, वो कंपेटिबल लाइट स्टैंड होता है। बेसिकली
जो सेंट्रोमियर है, यहाँ क्रोमोसोम में पाए जाने वाला जो डीएनए है कम डेंस होता है कंपेरेटिवली दूसरे पार्ट के। अगर हम इसे स्टेन करते हैं सेंट्रोमियर को, तो इसमें दो पार्ट दिखाई देते हैं, एक डार्क स्टेन वाला, एक लाइट स्टेन वाला। ओके, जो सेंट्रल एक्सिलरी फाइबर हैं जिसका के डायमीटर 50 to 80 एंगस्ट्रॉम होता है, ये आपस में ट्विस्टेड होते हैं और ये लाइट कलर के स्टेन होते हैं। ये जो फिलामेंट हैं ये फैले हुए होते हैं और सेंट्रल एक्स के एक 90 डिग्री एंगल पर लूप को फॉर्म करते हैं। लेकिन सेंट्रोमियर के अगर हम क्रोमोमियर वाले भाग की बात करें जहाँ डीएनए जीन्स का एब्सेंट होता ही नहीं है, तो ये जो एरिया है जिसे काइनेटोकोर कहा गया है, ये डार्क स्टेन की फॉर्म में या डार्क हमें दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हमारे सामने बात आती है, ठीक है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है जिसकी बिहार पर मोनोसेंट्रिक, बाईसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक कहा गया है, जिसे हम स्टेन करते हैं। दो तरह के पार्ट में स्टेन होता है, एक लाइट स्टेन होती है, एक डार्क स्टेनिंग होती है। तो इसका स्पेसिफिक फीचर है क्या, ये सेंट्रोमियर क्या काम करता है। बेसिकली जब सेल डिवीज़न की हम बात करते हैं, तो जब सेल डिवीज़न होता है तो दो अलग अलग पोल्स बनते हैं, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है सेंट्रोमियर से ही होता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन जो हैं क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं और दो पोल्स पे, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनती हैं, सेंट्रोमियर की वजह से ही बनती हैं। नेक्स्ट, एनाफेज में जब डॉटर क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है तो ये भी सेंट्रोमियर के कारण ही मूवमेंट होता है, जिसे हम एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, मेटाफेजिक प्लेट पे जब क्रोमोसोम अरेंज होते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से ही अरेंज होते हैं और ये ट्यूबुलिन या माइक्रोफाइबर जो होते हैं सेंट्रोमियर की हेल्प से ही बनती हैं। नाउ वी कम ऑन द सेकेंड कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। कभी कभी क्रोमोसोम में, नहीं सभी क्रोमोसोम में नहीं, कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। बेसिकली जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है सब क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होता। सेल डिवीज़न के समय जब हम न्यूक्लियस में इस क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है, टेलोफेज सिचुएशन आती है, उस समय जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनमें जो न्यूक्लियस बनता है वो किससे बनता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से बनता है। मीन्स एक जो न्यूक्लियस है उससे नई सेल बनी, नई सेल में जो नया जो न्यूक्लियस बनेगा, जो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, न्यू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो होता है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के कारण से होता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डॉटर सेल्स में न्यूक्लियस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नाउ बेसिकली अब आते हैं सैटेलाइट। व्हाट इज़ द सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट को हिंदी में हम कहते हैं अनुषंगी। किसी क्रोमोसोम में जिसमें कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से लेकर आगे वाला भाग क्या कहलाता है, सैटेलाइट भाग कहलाता है। यानी सेकेंडरी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से उसके लास्ट पॉइंट तक का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम कौन से होते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम वही क्रोमोसोम होते हैं जिसमें कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। नाउ लास्ट इज टीलोमियर। टीलोमियर सैटेलाइट क्रोमोसोम या ऐसे क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है उन्हें हम सैट क्रोमोसोम भी कहते हैं। सैट, SAT, सैट। तो सैट क्रोमोसोम कौन से हैं जिसमें कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या द्वितीयक संकीर्ण प्रेजेंट होता है। सैट में क्रोमोसोम सिन, एसिड, थायो, न्यूक्लियो इस क्रोमोसोम के लिए कहा जाता है, जिसे हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। टीलोमियर, टीलोमियर क्या है? क्रोमोसोम के जो लास्ट पॉइंट होते हैं, एंड जो टिप पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के, उसे हम क्या कहते हैं, टीलोमियर नाम दिया जाता है या टीलोमियर कहते हैं। तो टीलोमियर क्या है? किसी भी क्रोमोसोम के जो अंतिम सिरे हैं, जो एंड पॉइंट हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं।